नमस्कार। आज के इस खास साहित्यिक विश्लेषण में हम टी.एस. इलियट की बेहद मशहूर और थोड़ी उलझी हुई कविता द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक को डिकोड करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस इस कविता के नायक के उस दिलचस्प, घबराए हुए और हमेशा चिंता से घिरे रहने वाले दिमाग को गहराई से समझने पर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर निकलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कविता की सिर्फ लाइनें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक पूरा मनोवैज्ञानिक रोड मैप तैयार करेंगे। हम शुरुआत करेंगे नायक और उसके मिशन से, फिर उस ठहराव वाले पीले कोहरे को समझेंगे, समय के भ्रम पर बात करेंगे, उसकी शारीरिक असुरक्षाओं को टटोलेंगे और अंत में उस सबसे बड़ी निराशा यानी एंटी क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे। तो पहला हिस्सा, नायक और उसका मिशन, उस बहुत बड़े सवाल का सामना। आइए जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से मिलते हैं। ये एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो ठुकराए जाने से बुरी तरह डरा हुआ है। वो एक युवा महिला से अपने एक तरफा प्यार का इजहार तो करना चाहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह सहमा हुआ है। प्रूफ्रॉक के दिमाग की उथल पुथल वाकई हैरान करने वाली है। वो बेताबी से एक मैरिज प्रपोजल देना चाहता है, एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता है, लेकिन वो शक और घबराहट में इतना डूब चुका है कि उस सवाल को जोर से बोलने से भी कतराता है। वो बस यही कहता है कि मुझसे मत पूछो कि वो सवाल क्या है, बस मेरे साथ चलो। दूसरा हिस्सा, माहौल यानी एक ठहरा हुआ शहर। यहाँ कविता का बाहरी वातावरण प्रूफ्रॉक के रुके हुए और पंगु कर देने वाले अंदरूनी हालात को बिल्कुल सही ढंग से पेश करता है। यहाँ जो असामान्य तुलना की गई है, जरा उस पर गौर कीजिए। एक खूबसूरत फैले हुए शाम के आसमान की तुलना सीधे ऑपरेशन टेबल पर लेटे एक बेहोश मरीज से की गई है। एक तरफ खुला आसमान है और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसे एनेस्थीसिया देकर पूरी तरह सुन्न कर दिया गया है। ये एक तरह से पूरी लाचारी और सुन्नपन का माहौल सेट कर देता है, ठीक वैसा ही जैसा प्रूफ्रॉक अंदर से महसूस कर रहा है। और फिर एंट्री होती है उस येलो फॉग यानी पीले कोहरे की। ये कोई आम धुंध नहीं है। टी.एस. इलियट ने इसे बिल्कुल एक जानवर की तरह पेश किया है, जैसे कोई आलसी बिल्ली या कुत्ता जो अपनी पीठ को खिड़की के शीशों से रगड़ रहा हो, शाम के कोनों को चाट रहा हो और चिमनियों के काले धुएं को अपने अंदर समेट रहा हो। ये गाढ़ा पीला कोहरा उस गंदे और ठहरे हुए माहौल का सटीक प्रतीक है जहां कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही तीखा व्यंग देखने को मिलता है। एक तरफ प्रूफ्रॉक है जो अंदर ही अंदर भारी डर और संकट से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ उस कमरे का नज़ारा देखिए। वहाँ कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं बड़े आराम से आ जा रही हैं और सतही तौर पर 16वीं सदी के महान इटालियन पेंटर माइकल एंजेलो के बारे में बात करके अपने ज्ञान का दिखावा कर रही हैं। ये अजीब सा विरोधाभास प्रूफ्रॉक की घबराहट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा हिस्सा, समय का भ्रम और टालमटोल का जाल। प्रूफ्रॉक अपनी इस घबराहट का सामना कैसे करता है? अंतहीन टालमटोल के जरिए। वो खुद को लगातार ये धोखा देता रहता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। जरा उसकी इस दिनचर्या को देखिए। सुबह की चाय और टोस्ट लेना, दोपहर के रोजमर्रा के काम निपटाना, शाम को गलियों में ढलते सूरज को देखना और फिर रात को शांति से सो जाना। वो लगातार कोई भी ठोस कदम उठाने से बचता है और देरी करता है। वो खुद को तसल्ली देता है कि अरे अभी तो 100 बार फैसले बदलने और उन पर दोबारा विचार करने का खूब वक्त पड़ा है। ये विचार वाकई बहुत दिलचस्प और थोड़ा डराने वाला भी है। मैंने अपनी जिंदगी कॉफी के चम्मचों से नापी है। ये लाइन बड़ी खूबसूरती से एक ऐसे जीवन को दर्शाती है जो साहसिक और बड़े काम करने के बजाय कॉफी स्टैंड पर रोजमर्रा के उबाऊ और दोहराए जाने वाले कामों में ही बर्बाद हो गया। उसने अपनी जिंदगी कुछ बड़ा करने में नहीं, बल्कि बस कॉफी के चम्मच गिनने में बिता दी। चौथा हिस्सा, शारीरिक असुरक्षाएं और अस्तित्व का डर। अब वक्त है उस गहरी सामाजिक घबराहट और शारीरिक असुरक्षाओं को समझने का जिन्होंने उसे पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर दिया है। प्रूफ्रॉक को अपनी ढलती उम्र का खौफ है। सिर के बीच में चमकता हुआ गंजापन, बहुत पतले होते हाथ और साफ दिखाई देने वाले पतले पैर, ये सब उसे डराते हैं। भले ही उसने अपना सबसे अच्छा मॉर्निंग कोट पहन रखा हो और एक शानदार नेकटाई भी लगा रखी हो, फिर भी उसे हर पल ये खौफ सताता है कि वो महिलाएं उसके बूढ़े होते शरीर को देखकर उसे जज करेंगी। अब जरा इस आंतरिक और बाहरी तुलना को देखिए। एक तरफ उसका अंदरूनी मेलोड्रामा है जहां वो खुद को दीवार पर टंगे एक बेबस कीड़े की तरह महसूस करता है जिसे सब घूर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसकी एक गहरी इच्छा है कि काश वो एक केकड़ा होता, शांत समुद्र के तल पर भागने वाले खुरदरे पंजों का एक जोड़ा, जो इस क्रूर वास्तविकता और लोगों की चुपती ही नजरों से बहुत दूर होता।
ये एक और बेहद दर्दनाक रूपक है। प्रूफ रॉक अपनी जिंदगी और अपने बीते हुए दिनों की तुलना एक सिगरेट के उस बचे हुए जले हुए आखिरी टुकड़े से करता है, जिसे लोग पीकर जमीन पर फेंक देते हैं। वो अपने ही अस्तित्व को ऐसे थके हुए और खत्म हो चुके अवशेष के रूप में देखता है जिसका अब कोई मोल नहीं बचा। और फिर वो अपने आप से ये सबसे बड़ा और भारी सवाल पूछता है, क्या मुझ में इस ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करने की हिम्मत है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि उसकी सामाजिक घबराहट एक साधारण से प्रेम प्रस्ताव को इतना विशाल बना देती है, मानो वो कोई ऐसा काम करने जा रहा हो जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ कर रख देगा। 5वां और आखिरी हिस्सा, अंतिम निराशा और ठुकराए जाने का खौफ। आइए उसकी भावनात्मक यात्रा के उस चरम बिंदु पर चलते हैं जहां एक महिला की प्रतिक्रिया का डर उसके बढ़ते कदमों को हमेशा के लिए रोक देता है। यहाँ बाइबल का एक बहुत ही गहरा संदर्भ इस्तेमाल किया गया है। प्रूफ रॉक को लगता है कि अपने सच्चे प्यार का इजहार करना उतना ही नामुमकिन काम है जितना कि लाजरस की तरह मौत से वापस लौटकर आना और लोगों को अपनी कहानी सुनाना। उसे अंदर से यकीन हो चुका है कि ये काम उसके बस का है ही नहीं। इस दुखद विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ प्रूफ रॉक का भारी आंतरिक संघर्ष है। उसे लगता है कि अपनी बात कहने के लिए उसे पूरे ब्रह्मांड को निचोड़कर एक गेंद में बदलना होगा, एक लगभग असंभव सा प्रयास। और दूसरी तरफ वो डरावनी सच्चाई क्या है कि हो सकता है वो महिला बड़े आराम से अपना तकिया सेट करते हुए लापरवाही से बस इतना कह दे, मेरा यह मतलब तो बिल्कुल नहीं था। वो महिला कितनी आसानी से उसकी भावनाओं को खारिज कर सकती है। बस यही वो डर है जो प्रूफ रॉक को हमेशा के लिए चुप करा देता है। अंत में प्रूफ रॉक की एक बेहद दुखद और अजीब सी इच्छा सामने आती है। वो चाहता है कि काश कोई ऐसी मैजिक लैंटर्न या मशीन होती जो बिना उसके कुछ बोले ही उसकी नसों में दौड़ रहे ख्यालों को सीधा किसी दीवार पर प्रोजेक्ट कर देती, ताकि उसे अपने मुंह से एक लफ्ज भी न बोलना पड़े। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक बिंदु पर लाकर छोड़ देता है। ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, कैसे किसी भी इंसान को कोई भी कदम उठाने से रोक देती है। क्या हम भी कभी कभी प्रूफ रॉक की ही तरह अपने ख्यालों की कैद में उलझकर असल जिंदगी जीने का मौका तो नहीं गंवा रहे? इस साहित्यिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गहराई से सोचते रहिए और विचारों की इस दुनिया में खोते रहिए।